भारतीयों की निकासी, संकल्प ईरानी जहाज अल कंबर की सुरक्षा, ऑपरेशन कावेरी सूडान संकट से भारतीयों का बचाव, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था, ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई का साइबर अपराध के खिलाफ, हॉक सीबीआई का बाल यौन शोषण के खिलाफ, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई का ड्रग तस्करी के खिलाफ, ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ, ऑपरेशन सिकंजा उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन फाल्कन असम के गैंडों का संरक्षण, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश भांग की खेती पर रोक। तो ये साथी अपने राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ भारत के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते जो अक्सर आपसे पेपर में पूछ लेता है। बच्चा वीडियो तो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना, आनंद आ रहा नहीं आ रहा, एक बार सबके सब बता दो। और जब क्लास में बैठ जाओ तो क्लास एक तपस्या होती है, क्लास नहीं होती, क्लास एक तपस्या होती है। तो कोई बातचीत नहीं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात, क्योंकि लक्ष्य एक है और विकल्प एक भी नहीं है बच्चा। भारत का नया BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली सौर मॉड्यूल सीरीज कौन सी बनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कह देते हैं, इसका सटीक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली सौर कंपनी, भारत की पहली सोलर सेल बनाने वाली कंपनी। ध्यान दीजिएगा, यह जी स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज करके है। कौन सी है? जी स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज। इसको क्या कहेंगे भैया? जी स्टार सोलर मॉड्यूल सीरीज कहेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने सोने पर हॉलमार्क का नाम सुना है, तो यह BIS करके ही है। यह उपभोक्ता मंत्रालय के तहत काम करती है। उपभोक्ता मंत्रालय जो भारत में जितनी वस्तु आदि बेची जाती है उनके स्टैंडर्ड तय करती है, उनके मानक तय करती है कि वो असली है या नहीं है। तो इसमें ध्यान देना, यह पूछ लिया जाता है। 23 दिसंबर 1986 इसका एक्ट आया 1986 में। 23 दिसंबर 1986 में इसकी स्थापना। पहले इसको भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा करते थे। स्थापना 1947 में। मुख्यालय नई दिल्ली, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका जो नया अधिनियम है वो 2016 में आया, जो कि 12 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हुआ है। इसका 79वां स्थापना दिवस, क्योंकि 1947 के हिसाब से चलते ये 6 जनवरी को मनाया गया। इसने कुछ योजना लॉन्च की है, शाइन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड वुमेन, ये साथी महिलाओं को मानक क्षेत्र में मदद के लिए स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर इंपावर्ड वुमेन। जबकि साथी सक्षम योजना स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज स्किल एंड हाई इंपैक्ट मेरिट, स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज स्किल्स एंड हाई इंपैक्ट मेरिट, BIS केयर करके इसकी साथी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जैसे BIS भारत में अलग अलग तरीके के मानक निर्धारित करती है। तो देखो, एक क्वेश्चन साथी यहां से जरूर पूछता है, ISI मार्क जो है ये औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता, जैसे जो कुकर वगैरह आते हैं, जो हेलमेट वगैरह आते हैं, उन पर ISI मार्क, या जो सीमेंट वगैरह आता है इसके मानक तय करने के लिए ISI मार्क 1955 से, ISI मार्क 1955। FPO जो साथी प्रसंस्कृत फल उत्पाद होते हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, जैसे जैम, अचार, जूस, इसके लिए FPO भी 1955 से। जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं उन पर एग मार्क लगता है, एग्रीकल्चर मार्क, अनाज, मसाले, तेल 1937 से। जो पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ होते हैं उनके लिए इको मार्क लगता है साल 1991 से। हॉलमार्क, यह सोने के आभूषण की शुद्धता साल 2000 से, चांदी के आभूषण की शुद्धता साल 2005 से। सिल्क मार्क शुद्ध रेशम के कपड़ों के लिए। और एक साथी नया इको मार्क भी आया है, लाइफ पहल के तहत नए पर्यावरण अनुकूल मानक साल 2023 में। तो ये भारत के साथी कुछ महत्वपूर्ण, इसमें एक ऑर्गेनिक मार्क भी होता है। इसमें साथी 2002 से एक इंडिया ऑर्गेनिक भी होता है। साल 2002 से एपीडा देती है इंडिया ऑर्गेनिक करके। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो कोई जैविक प्रोडक्ट है तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए मार्क हो जाता है इंडिया ऑर्गेनिक। उसके लिए मार्क क्या हो जाता है? अब तुम्हें देख के लग रहा होगा यही वो चीजें हैं जो बाकियों से तुम आगे निकल सकते हो, क्वेश्चन आते हैं तुम उत्तर दे पाओगे, अन्यथा बच्चा यह क्या बचा है किसी के लिए? भाई ऐसा थोड़ी ना कि कोई, ये तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं। समझे मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 2 से 14 फरवरी तक यह किस शहर में किया जा रहा है? एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप, तो ध्यान दीजिएगा यह नई दिल्ली करणी सिंह शूटिंग रेंज में। कहां पर भैया? करणी सिंह
शूटिंग रेंज में, ये एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज में दिल्ली में, करणी सिंह शूटिंग रेंज में नई दिल्ली में एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप कब से कब तक, 2 से 14 फरवरी तक ये दिल्ली में आयोजित हो रही है। नाम है एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप करणी सिंह शूटिंग रेंज में। कहां पर भैया कहोगे सर? करणी सिंह शूटिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसी में इतना ही काफी था। गुजरात सरकार के किस अभियान के तहत पतंग के डोर से घायल हुए लगभग 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है? मतलब गुजरात सरकार का कौन सा अभियान है जो पहले पतंग से पक्षियों के पंख काटता है और फिर उसका इलाज भी करता है कि दर्द भी हम देंगे सनम, दर्द भी हम देंगे, इलाज भी हम करेंगे। तो सोचो कि पहले पतंग उड़ा के पक्षियों के पंख काट दो, पक्षी पंख कट के नीचे गिरा, तड़प गया, फिर उस पर मरहम लगा दो, बच गया तो ठीक, अपंग हो जाए या हो सकता है उसका कोई पंख टूट जाए, टांग कट जाए, मर जाए। कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहा हो, बच्चे भूख से घोंसले में तड़प रहे, रास्ते में पतंग ने, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। ऐसी कौन सी चीजें पतंग उड़ाए बिना इंसान का काम नहीं चलेगा, या ऐसे धागे से कि उन बेचारे निरीह पक्षियों को भी कोई ना हो। तो मतलब बड़ा अजीब लगता है। मैं कभी पतंग वतंग नहीं उड़ाता, ऐसे नहीं पतंग उड़ाना बुरी चीज है, पर जैसे कुछ लोग नॉनवेज और वेज होते, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन, ऐसे ही है ये। तो करुणा अभियान, ये कौन सा अभियान है? ये सती करुणा अभियान है। ये कौन सा अभियान है? ये करुणा अभियान है। तो ये गुजरात सरकार का करुणा अभियान, जिसके द्वारा गुजरात सरकार पतंग की डोर से घायल हुए ये लगभग इतने पक्षियों का। देखिए गुजरात में जो मकर संक्रांति का त्योहार होता है, मकर संक्रांति के त्योहार को यहां पर उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। किसके नाम से? उत्तरायण के नाम से। मकर संक्रांति के त्योहार को उत्तरायण के नाम से, जिसमें सती अंतरराष्ट्रीय स्तर के पतंग महोत्सव होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पतंग महोत्सव। छठे का भी आपका बिल्कुल सही है, करुणा अभियान। कौन सा अभियान? करुणा अभियान। अभी गुजरात सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, यह गुजरात सरकार की ही एक नई योजना है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के संबंध में। भाई पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। भारत का पक्षी मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड, और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। 5 जनवरी अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी मई और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च, पक्षी दिवस 12 नवंबर। इंसान की हरकतों की वजह से ही पहले आपके हमारे गांव देहात में गौरैया चिड़िया पाई जाती थी। किस किसने गौरैया चिड़िया देखी है? ऊपर से ब्राउन से रंग की होती थी, मिट्टी से रंग की, बहुत ही पतली सी, इतनी प्यारी आवाज होती थी, सुबह सुबह जगा देती थी। अब तुम्हें चिड़िया ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दर्रांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है? 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा किस राज्य सरकार ने दर्रांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा? यह असम सरकार ने दर्रांग राजाओं की विरासत के लिए। असम याद रखिएगा विधानसभा की कितनी सीट हो जाती है? 126, जबकि लोकसभा की 14 और राज्यसभा की कितनी हो जाती है? यह 7 सीट हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। तो दर्रांग राजाओं की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए यह 50 करोड़ रुपए की अभी एटी कुटी कुछ करके, एटी पाती कुटी कुछ करके यह योजना लॉन्च की है। जो असम के टी वर्कर है इनके लिए याद रखिएगा, एटी कोली दुती पात, एटी कोली दुती पात योजना, दुती पात योजना, यह भी असम सरकार की योजना है। यह भी किसके भैया? असम सरकार की योजना है, एटी कोली दुती पात योजना। पूछा है नागा समुदाय का बीज बोने का पर्व लुई नगाइनी 14 से 15 फरवरी को किस राज्य में मनाया जाएगा? लुई नगाइनी। देखिए आजकल जितने भी पर्व हो रहे हैं हम उन पर्वों को साथ के साथ करते जा रहे हैं। जैसे रेहे उत्सव, भाई अरुणाचल प्रदेश का हमने रेहे उत्सव पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश का रेहे उत्सव। असम में साते माघ बिहू, असम में कौन सा? माघ बिहू। तो ध्यान दीजिएगा नागा समुदाय का बीज बोने का लुई नगाइनी करके जो होता है यह नागालैंड का उत्सव है। यह कहां का है? नागालैंड का। इसी में लिख लीजिएगा 1 से 10 दिसंबर
नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट एक किसामा गांव है, वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। वहां पर साथी हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। वहां पर कौन सा हॉर्नबिल उत्सव? तो नागालैंड का एक प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भी है। नागालैंड की स्थापना पूछ लेता है 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963। ये देखिए कुछ हॉर्नबिल सभी नागा जनजातियां, सेक्रेनी अंगामी नागा, मुआत्सु त्योहार आओ नागा, आओलोंग कोन्यक नागा, तुलुनी सुमी, सेक्रेनी मुआत्सु आओलांग तुलुनी। इसी के अलावा नक्युलुम चांग, यामसे पुचुरी, मोंग मोंग संगतम, नगड़ा रेंगमा और मिमकुट, ये कुकी मिमकुट कुकी, ये कुछ नागा जनजाति है। और वो कौन कौन सा त्योहार मनाती है इस पर भी आपको ध्यान देना है। वो कौन कौन सा त्योहार मनाती है? हॉर्नबिल तो सभी नागा जनजाति, सेक्रेनी अंगामी, मुआत्सो आओ, आओलांग कोन्याक, जबकि तुलुनी ये सुमी जनजाति। तो ये अपने नागालैंड के कुछ त्योहार है। नागालैंड की राजधानी बताइए। एक साथी, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश में कुछ भी ऐसा उत्सव होता है तो पेपर में पूछता है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ये किस देश में आयोजित की जा रही है? तो भगवान गौतम बुद्ध जी के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ये श्रीलंका में आयोजित की जा रही है। कहां पर बच्चा? श्रीलंका। ये कहां पर आयोजित की जा रही है? कहोगे सर ये श्रीलंका। श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे ये क्या हो जाती है इसकी राजधानी? श्रीलंकन मुद्रा रुपया इसकी मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रुपये। इनका माउंट पिदुरु सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट पिदुरु क्या हो जाता है? सर्वोच्च चोटी, माउंट पिदुरु सर्वोच्च चोटी। जबकि साथी महावेली गंगा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी ये हो जाती है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी ये महावेली गंगा। यहीं पर याद रखिएगा पवित्र दांत का मंदिर, पवित्र दांत मंदिर, डंबूला मंदिर, ये सब कहां पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। इसी में दो तीन चीजें, जो पाक जल संधि है, जो पाक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य भी कह देते हैं, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहां पे पाक को पाकिस्तान में समझ जाना, वो बेकारिस्तान अलग है, ये PAL के वाला पाक है। तो पूछेगा भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? लिख के बताएंगे सबके सब। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि? कहोगे सर पाक जल संधि। इसमें सबसे लंबी नदी ये महावेली गंगा हो जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पिदुरु, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट पिदुरु। ये देखिए भगवान गौतम बुद्ध जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये बौद्ध संगीति। भाई कितनी मुख्य बौद्ध संगीति हुई? 4। पहली 486 ईसा पूर्व अजात शत्रु के समय राजगीर बिहार में महाकश्यप प्रेसिडेंट। दूसरी 383 काला अशोक के समय पर सर्वकामिनी या सबकामी ये प्रेसिडेंट वैशाली। तीसरी 250 ईसा पूर्व अशोक के समय पर मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी कनिष्क के समय पर वसुमित्र अध्यक्ष कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस चीज को। भाई पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय राजगीर, दूसरी काला अशोक के समय पर वैशाली, तीसरी अशोक के समय पर पाटलिपुत्र और चौथी किसके समय पर? कुंडलवन कश्मीर। ये चौथी से ही महायान और हीनयान ये अलग हुए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय महायान और हीनयान ये सतीक कब अलग हुए, कौन सी बौद्ध संगीति से महायान और हीनयान अलग हुए, सबके सब कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन पावर्ड बसें चलाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा होगा? ऐसा एयरपोर्ट जो यात्रियों को जहाज तक पहुंचाने के लिए और लाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाएगा। देखिए याद रखिएगा, दुनिया की सबसे हल्की गैस बताइए, सबसे हल्की गैस बताइए, सबसे हल्की गैस। ये कोचीन एयरपोर्ट, केरल के कोची में स्थित कोचीन एयरपोर्ट हाइड्रोजन पावर्ड बस चलाने वाला, ये याद रखिएगा देश का पहला एयरपोर्ट। यही पहला एयरपोर्ट था जो ग्रीन एनर्जी या हरित ऊर्जा से संचालित हुआ था। सबसे हल्की गैस बताइए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में। इसके बच्चा 3 रूप होते हैं, इसके 3 रूप होते हैं 1H1, 1H2 और एक होती है 1H3। इसको हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम बोलते हैं। इसका खोज किसने की थी? तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजन की खोज ये हेनरी कैवेंडिश ने की। ये पूछ चुका है पेपर में, लिख के बताओ कमेंट्स में कि हाइड्रोजन की खोज बाबू किसने की है? हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन था? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश,
हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में भी, याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन की है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की है। तो जो कोचीन एयरपोर्ट है, यह भारत का पहला एयरपोर्ट बना है जो हाइड्रोजन से चलने वाली, इसको साथी फ्यूचर का या भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भविष्य का ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन गैस। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। इसी में कुछ लिख लीजिएगा। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। इसके तहत एक साइट कार्यक्रम आया, हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए प्रमुख रणनीतिक हस्तक्षेप। पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पानी का जहाज यह वाराणसी में चलाया गया है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जिंद और सोनीपत के बीच में, इसका एक प्रकार से ट्रायल हुआ। पहला हाइड्रोजन का शुद्ध प्लांट ये असम के जोरहाट में, और पहला ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट ये गुजरात के सूरत में। ये गुजरात के सूरत में देखिए 3 बंदरगाह भी है, एक पारादीप, एक साथी दीनदयाल कांडला और एक वीओ चिदंबरनार, जिनको हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, भारत की रैंक 32वीं है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है अपनी संस्कृति आदि से दूसरे देशों पर प्रभाव। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स भारत की रैंक 32वीं, जबकि पहली रैंक अमेरिका की है। भारत की रैंक 32वीं, जबकि पहली रैंक किसकी है? ये अमेरिका की है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में ये पहली रैंक किसकी हो जाती है? अमेरिका की। जबकि भारत की रैंक कौन सी है? 32वीं। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, इनमें भारत की कौन सी रैंक है? बहुत सावधानी से। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ये भारतीय संस्था के द्वारा जारी किया गया, इसमें पहला स्थान सिंगापुर का। भारत की रैंक कौन सी है? 16वां। देखो रेस्पॉन्सिबल नेशन में हमारी रैंक 16वीं है, पहले पर सिंगापुर। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, पहला स्थान आइलैंड। भारत की रैंक कितनी है सर? 130। मानव विकास सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप यह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, आइलैंड पहला स्थान 131, मानव विकास में 130, जेंडर गैप ये 131। शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आइलैंड पहले स्थान पर 115वीं हमारी रैंक है। जबकि जीटीआई अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म, इसे भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, बुर्किनो फासो का पहला स्थान है। तो आतंकवाद में 14वां, शांति में 115, जेंडर गैप में 131, मानव विकास में 130 और रेस्पॉन्सिबल नेशन में भारत की रैंक 16। भारत की रैंक 16। मोस्ट इंपोर्टेंट, उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे को यह किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये 3 व्यक्ति हैं। उस्ताद उस्मान खान ये प्रसिद्ध सितार वादक है, उस्ताद उस्मान खान ये प्रसिद्ध सितार वादक है। प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे, इनको गोदावरी गौरव पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार के लिए चुना गया है। उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे को कौन से पुरस्कार के लिए? गोदावरी गौरव पुरस्कार। उस्मान करके जो है ये कौन से के लिए? ये प्रसिद्ध सितार वादक है। ये क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक। फिर से मन मन में दोहराओ, यहां पर मेरे साथ साथ दोहराओ जैसे तुम मेरे सबके सब सामने बैठे हो। उस्ताद उस्मान खान, प्रशांत दामले और सयाजी शिंदे, गोदावरी गौरव पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार। चलिए भैया, मंगल ग्रह पर रोवर का अर्थ होता है जो रिमोट से चलने वाला साथी रोबोट है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्राइव का नेतृत्व किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक ने किया है? यह नासा की वैज्ञानिक है, वंदना वांडी वर्मा भी कह सकते हैं। वंदना वांडी वर्मा। भारतीयों का भी अजीब सीन है, दूसरे देश में जाकर सुनीता जी सुमी बन जाती है, वंदना जी वंडी बन जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि इसमें क्या। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वंडी वर्मा, इन्होंने मंगल ग्रह पर जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसको पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो उसको कंट्रोल करते हैं, उसके ड्राइव, उसका नेतृत्व यह वंडी वर्मा जी ने किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बताइए साथी, मिशन मंगलयान जो भारत का था, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कह देते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कह देते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहते हैं, यह कब लॉन्च किया गया था? इसका वर्ष बताइए। मंगलयान 1 साल 2013 में। भारत का मंगलयान 1 यह कब लॉन्च किया गया था? यह 2013 में, मंगलयान 1 2013 में। जबकि चंद्रयान 1 बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट है,
चंद्रयान-1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में। 16वें अगले जो 3-4 क्वेश्चन बचे ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल उसके लिए जो मन मन में दोहराएगा। और ये क्लास रोज किस पर चलती है? ये क्लास रोज अपने इसी एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर चलती है। कितने बजे चलती है? रोज सुबह 7 बजे। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो पहली बार आए और जिन्होंने एग्जाम्पल को बच्चा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले ये शुभ काम जरूर कर लीजिए। और जिसने लाइक नहीं किया है तो मैं आज तुम्हें ऐसा यहां से देके भेजूंगा आशीर्वाद सा, ना तुम्हारी शादी में ढोल लगाने बजे तो बता देना मुझे। 16वें वित्त आयोग ने किन 2 घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? राष्ट्रीय आपदा की सूची में यह है बच्चा हीट वेव और बिजली गिरना, लू और बिजली गिरना, हीट वेव और बिजली गिरने को। तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट, यह बच्चा कब आया? 2005 में। इसके द्वारा एनडीएमए, राष्ट्रीय डिजास्टर या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह भारत की सर्वोच्च संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, जबकि एनडीआरएफ यह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यह 19 जनवरी 2006 को बनी, 19 जनवरी 2006। और हर साल पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे होता है, पराक्रम दिवस के मौके पर अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एनडीए में पूछेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके पास होती है? सबके सब बताइए। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यह सर्वोच्च संस्था है, प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम आया कब? 2005 में। एनडीआरएफ 19 जनवरी 2006। वित्त आयोग की बात करें, अनुच्छेद 280 के तहत 5 साल का कार्यकाल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। यह बताइए वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं? बच्चा हम लोग 15,800 चल रहे हैं, थोड़ा सा सबका साथ मिल जाए ना, एक बार अब सबके सब थोड़ा सा साथ दे दे तो आज हम लोग 17,000 छू जाएंगे। कई दिनों बाद 17,000। एक बार मेरे सबके सब छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो अपने अपने व्हाट्सएप पर, उतना काफी है। और तुम सबके लिए कहूंगा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, कि सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। 17,000 तक टच करने हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट देके नहीं चल रहा तुम्हें कि भैया हमें अपने टारगेट पूरे नहीं हो रहे, हम तुम्हारे टारगेट कैसे पूरे करेंगे। दोनों के टारगेट पूरे होंगे, परेशान मत हो बाबू, उसी के लिए तो मेहनत चल रही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगली पीढ़ी की बिलिंग और लेखा प्रणाली पिल्लू एआई का साथी शुभारंभ किया है? यह जो पिल्लू एआई है, यह एक प्रकार की बिलिंग एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। इसका लोकार्पण किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। यह बताइए आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, विधान परिषद सीट कितनी है, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है? आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, इसी में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश अमरावती में भारत की पहली क्वांटम घाटी, भारत की पहली क्वांटम वैली, भारत की पहली क्वांटम वैली, क्वांटम घाटी। विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11। कम से कम 25,000 बार लिखवाया होगा, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सर फोड़ दूं, चाहे इलाज कराना पड़े मुझे तुम्हारा। विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे साथी प्रमोट किया गया है, किसे पदोन्नत किया गया है, किसे पदोन्नत किया गया है? तो लिख लीजिएगा सर्वेश रंजन। किसको भैया? सर्वेश रंजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह 1919 में बना। कब बना? 1919। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर, इसी में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय किया गया। जो पहले कॉर्पोरेशन बैंक हुआ करता था और एक आंध्रा बैंक हुआ करता था, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इसका विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसी में लिख लीजिएगा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। तो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पूछेगा कि पहली बार 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कमेंट में लिखकर बताइए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का। रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताइए। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, जो पूरी रेलवे का संचालन देखता है। पहली यात्री ट्रेन कब चली भारत में? पहली यात्री ट्रेन कब चली है भारत में? पहली यात्री रेलगाड़ी। तो रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट हरिशंकर वर्मा। कौन बने भैया? हरिशंकर। पहली यात्री ट्रेन, इसकी तारीख याद किया करो, तारीख 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? 34 किलोमीटर की यात्रा, मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर। जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना यह करजन के समय पर 1905 में